प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम पिछले कालांश से सेनापति को पढ़ रहे हैं और उनके ऋतु वर्णन की विशेषताओं को देख रहे हैं। ऋतु वर्णन से संबंधित विविध पदों में जो हम आज देखेंगे, 2 पद शेष हैं आपके पाठ्यक्रम में, और इन दोनों ही पदों में ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। सबसे पहले जो ये पद देखें आप, जिसमें जेठ महीना अर्थात गर्मी के समय में लोगों का जीवनचर्या कैसी होती है और वो किस तरह से अपने को गर्मी से बचाते हैं, इसका एक अच्छा सा वर्णन यहाँ पर है। सेनापति क्या कहते हैं, देखो। वो कह रहे हैं कि जेठ न जी काने सुध रत खस काने तल, ताखत ताने के सुधारी जारियत हैं। होती है मरम्मति विविध जल यंत्रण की, ऊंचे ऊंटे अतत सुधा सुधारियति हैं। सेनापति अतर गुलाब अरे गजा साजी सार तार हार मोल लल धारियत है। ग्रीष्म के वसर वराई वे को सिर सब, राज भोग काज साजी यो समारियत है। यानी इस तरह से जेठ महीना जब नज़दीक आता है, जेठ नज़दीक आने का मतलब है ज्येष्ठ महीना, यानी ज्येष्ठ का मतलब ग्रीष्म ऋतु जो आती है, ज्येष्ठ महीने में बहुत तीव्रता से रहती है और उस समय जनजीवन त्रस्त हो जाता है। उस भीषणता से बचने के लिए लोग क्या करते हैं कि जैसे ही ज्येष्ठ नज़दीक आने मतलब नज़दीक आता है, सुधरत खस काने, यानी वो अपनी जो खस की पट्टियां हैं, टाट है, जिससे अपने तह खाने हैं, जिनसे टाट पट्टियों से जो तलगर हैं, उनके टाट पट्टियों से जो दीवारें हैं, उनको सुधारने लग जाते हैं ताकि वहाँ पर ठंडक विद्यमान कर सके। इसी तरह से तलों को भी संभालने लग जाते हैं, यानी तल घर के अंदर कुछ कीट पतंगे तो नहीं पड़ गए हैं या उसके अंदर गंदगी तो नहीं है। ताख तह खाने, यानी तलगरें और तह खाने जो भी हैं उनको भी सार संभाल करने लग जाते हैं और उनको झाड़ने लग जाते हैं, यानी साफ़ सफाई करने लग जाते हैं। उन्हें पता है कि ग्रीष्म ऋतु आ गई और उसके बाद शीघ्र ही वर्षा ऋतु आएगी, तो उससे पहले इसकी साफ़ सफाई करके उसको बना जाते हैं। और खस खाने, यहाँ जो शब्द आया है वो अपने घरों में जो टाट की पट्टियाँ होती है उस समय की यही व्यवस्थाएँ थी ताकि गर्मी के दिनों में लू से बचा जा सके। उन्हें झाड़ने फूकने लग जाते हैं, उनकी साफ़ सफाई करने लग जाते हैं। होती है मरम्मति विविध जल यंत्रण की, और जनजीवन जो है अपने घरों की जो ऊंची ऊंची छतें हैं, इमारतों तक ठंडा जल पहुंचाने के लिए जो क्या करते थे, वो जल यंत्र होते थे, उनकी मरम्मत करने लग जाते हैं। ऊंचे ऊंचे अटाते सुधा सुधारिय थे, यानी ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाओं पर, ऊंचे ऊंचे महलों पर जब पानी पहुँचाने के लिए जो जल यंत्र हैं उनको सुधारने लग जाते हैं ताकि वो ख़राब होने की स्थिति में पानी ऊपर कैसे पहुँचाएंगे, यहीं पर उनकी चिंताएँ हो जाती है। तो इस आधार पर वो जल यंत्रों की भी मरम्मत करने लग जाते हैं। इसके अलावा ग्रीष्म से बचने के लिए वो क्या उपाय करते हैं कि सेनापति अतर गुलाब अर गजा साजी सार तार हार मोल ले धारियत है, यानी भीषण गर्मी से बचने के लिए वो इत्र, गुलाब, अरगजा आदि फूलों के हार बना करके खरीदते हैं और अपने घरों में रखते हैं। और गर्मी से बचने के लिए भी वो क्या करते हैं, इत्र लगाते हैं और गुलाब अरगजा के फूलों की माला बना बना करके खरीदते हैं और उन्हें पहनते भी हैं, धारण करते भी हैं। और कवि यहाँ पर कहते हैं ग्रीष्म के वासर बराई वो को सिर सब राज भोग काज साजियों समारियत है। और ग्रीष्म के दिनों में सूर्य देवता दारुण किरणें बरसाने लगते हैं और जो सबको जलाती है। और इस प्रकार ग्रीष्म से बचने के लिए सामान्य जीवन जन ही प्रयास नहीं करते, बल्कि राजा महाराजा भोगी सारे अपने महलों को सजाने लगते हैं और ठंडा बनाने और ठंडक पाने के लिए जल यंत्रों और इत्र गुलाब आदि की सार संभाल करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि ग्रीष्म काल में जो जनव्यापी प्रभाव है उसका क्या होता है और उससे बचने के लिए वो जनजीवन क्या उपाय करता है, उसका स्वाभाविक भी और यथार्थ चित्रण यहाँ हुआ है। और ग्रीष्म की भीषणता जब हम देखते हैं अपने जीवन में भी, तो जिस समय ये साधन सुविधाएं नहीं थी तो उस समय ठंडक लाने के लिए वो लोग क्या करते थे, उसका भी एक यहाँ पर उस काल का चित्र दिखाई देता है। आनुप्रासिक सौंदर्य इस पूरे पद में है, भाषा साहित्यिक ब्रज है, तत्सम शब्दों की प्रचुरता है, माधुर्य गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति भी यहाँ पर आई है और कवित्व छंद का बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा के अंदर कवित्व छंद और ऋतु वर्णन की दृष्टि से सेनापति की एक अलग ही विशेषता है और उन्होंने उस ऋतु वर्णन के बहाने उस समय के कालखंड का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि जहाँ पर वो लोग अपने अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं ग्रीष्म से बचने के लिए। तो एक तरह से जनजीवन का चित्रण भी यहाँ पर है। अगला जो पद है उसकी विशेषता श्लेष है।
यानी किस तरह से एक ही पद में उन्होंने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है और उसी पद का दूसरा अर्थ यदि निकाला जाए तो वर्षा ऋतु का वर्णन है। आप पहले देखें इसको कि क्या कहना चाह रहे हैं कवि कि देखे छिति अंबर जले हैं चारि ओर छोर तीन तरवर सब ही को रूप हरियो है महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले झलद पवन तन से मानो पर्यो है दारुण तरनि तर नदी सुख पावे सब सिरि धन छाह चाही बोहि चित्त धर्यो है देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो ग्रीष्म विषम बरसा की सम कर्यो है। अंतिम पंक्ति जो कह रहे हैं वो कि चतुराई सेनापति की देखें कि उसकी कविता में उसने ग्रीष्म और विषम यानी उसके विपरीत वर्षा की दोनों को उन्होंने क्या कर दिया है, सम कर दिया, यानी एक ही शब्दों में उनको वर्णन कर दिया है। तो पहले आप ग्रीष्म वर्णन देखें, ग्रीष्म की भीषणता कैसी है और उसके बाद वर्षा ऋतु की झड़ी कैसी होती है, उन दोनों का वर्णन देखें आप। सबसे पहले ग्रीष्म के प्रभाव बताते हैं कि देखो क्षिति अंबर, क्षिति का मतलब धरती और अंबर जल रहा है, चारों तरफ आग लगी हुई है, चारों ओर छोर पर आग लगी हुई है। ग्रीष्म की प्रचंडता के कारण धरती जल रही है। तीन तरवर सब ही को, तीन के तरु सभी का रूप हरण हो गया है, अर्थात वह रूप विलुप्त हो गया है, उनके हरितिमा गायब हो गई है, चारों तरफ सूखापन दिखाई दे रहा है। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, और भीषण गर्मी के कारण जलती और धरती के हरे भरे सारे पौधे तो चले गए, लेकिन ऐसा लगता है कि सूर्य अपने प्रखरता के कारण महाझर लागे ज्योति, अपनी ज्योति की तेजस्वी किरणों से भादव की होती चले। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने अपनी किरणें चारों तरफ फैला दी है और जलद पवन तन सेक मन, और यहाँ तक कि बादल भी, हवा भी, और उनके प्रभाव से हमारा शरीर भी पूरा का पूरा सिका गया है, अर्थात उस ग्रीष्म की प्रचंडता से वह भी जलता सा प्रतीत होता है, उसके अंदर भी ठंडक नहीं रही है। दारुण तरन तरे नदी सुख पावे सब, अब नदी के अंदर जो नावें हैं वो चलने लायक नहीं रही है, क्योंकि पानी पतला हो गया है, पानी कम हो गया है। सिरि धन छाह चाहे भोई चित्त धर्यो है, चारों तरफ हर व्यक्ति छाह की तलाश में रहता है कि कहीं पर कुछ छाया मिल जाए तो हमें थोड़ी राहत मिले। तो यहाँ पर जो वर्णन हो गया है उसका ग्रीष्म का, जहाँ पर एक पल के लिए भी हमारे को वक्त नहीं मिल रहा है कि हम अपनी इसे भीषण गर्मी के अंदर अपने आप को बचा सकें। यानी अब दूसरा वर्णन जो आता है उसके अंदर उन्होंने वर्षा ऋतु का वर्णन कैसे किया है कि देखे क्षिति अंबर जले हैं चारों ओर, देखो आकाश और धरती के अंदर चारों ओर पानी ही पानी फैला हुआ है। जले का मतलब यहाँ पर पानी है, और वहाँ पर आपने पिछले पंक्ति में देखा था कि ग्रीष्म के समय उसका अर्थ जलना है, तो जलना और पानी यहाँ पर श्लेष चमत्कार है। चारों ओर छोर, चारों ओर पानी पानी हो गया, तीन तरवर सब ही को रूप हरियो है, और तीनों तिनके हों तरु हों सभी का रूप हरा भरा हो गया है। एक हरियो का अर्थ तो हो रहा था हरण हो गया है, और यहाँ पर हो गया है हरा भरा हो गया है। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, और भादवा महीने के अंदर तो महाझड़ लगी हुई है, वर्षा की महाझड़ लगी हुई है, और जलद पवन तन से एक मानो पर, और जलद और पवन दोनों एक साथ बह रहे हैं और चारों तरफ इस धरती को और मनुष्य को पानी से ओतप्रोत कर दिया है। दारुण तरन तरे नदी सुख पावे सब, अब नदी के अंदर तरनी भी क्या हो रही है, तैरने लगी, और उसे अत्यधिक सुख मिलता है क्योंकि पानी का बहाव बढ़ गया है, गहराई बढ़ गई है, तो नाव चलाने का भी एक अलग आनंद आते हैं। सिरि धन छाह चाहे वही चित्त धर्यो, चारों तरफ छायादार वृक्ष खिल गए हैं और हमारा धन चित्त भी उसके प्रति अनुरक्त हो गया है। तो इस तरह से दोनों ही ऋतुओं का वर्णन बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने किया है कि ग्रीष्म से निकलने वाला पसीना और वर्षा की झड़ी दोनों का प्रभाव बड़े सुंदर ढंग से और श्लेष के चमत्कार के माध्यम से किया। ये शब्द श्लेष है और सेनापति का यह प्रिय अलंकार भी रहा है। नदी सुख पावे, यहाँ पर देखें आप पद विशिष्ट लाक्षणिक और व्यंग है, क्योंकि पानी के अभाव में नदी सूख नहीं पाती है, अभी तो सूख जाती है। यहाँ पर सुख पावे सूख जाती है, और दूसरे में पानी आ गया है तो सुख पा रही है। यहाँ पर भी श्लेष का कितना सुंदर चमत्कार हुआ है। साहित्यिक ब्रज भाषा है, माधुर्य गुण है, अनुप्रासिकता चारों तरफ है, मनहरण कवित छंद होने से रमणीयता बहुत सुंदर हो गई है।
देखो अंतिम पंक्ति में ग्रीष्म विषम वर्षा की समकर्यो है। समकर्यो दिया है मतलब सम और विषम, तो यूँ तो देखा जाए तो है, लेकिन उपमा अलंकार भी हो गया है और पदमैत्री भी हो गई और विषम और सम विरोधाभास भी हो गया, यानी विरोध का आभास भी हो रहा है लेकिन है नहीं है। तो ये इसकी विशेषता है। शैली वर्णनात्मक है, अलंकारिक है और साहित्यिक ब्रज भाषा में कितना सुंदर ढंग से श्लेष की छटा कवि ने बिखेरी है, यहाँ पर देखे हैं हम। इसके बाद आपको प्रश्नोत्तर थोड़ा बहुत आपको हल करने हैं और इन सारे पदों की व्याख्याएं आपको देखनी है। ये पाठ आज पूरा हुआ है, तो परीक्षोपयोगी प्रश्न तो है ही, लेकिन इसके पूरी विस्तृत व्याख्याएं आप भी करें ताकि आपको पूरा पाठ पूरा समझ में आ जाए। आज बस इतना ही, कल हम नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।